हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्लांट बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जबकि दोस्तों मैंने आप लोगों को 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तेल और वसा में अंतर। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तेल तथा वसा में अंतर, मतलब कि तेल और वसा में क्या अंतर है उसको हमें बताना है। तो जो तेल होता है साधारण तापक्रम पर सरल, जो तेल होता है दोस्तों साधारण तापमान पर तरल अवस्था में होता है, लेकिन जो वसा होता है वसा साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में होते हैं। तेल साधारण तापक्रम पर तरल अवस्था में होते हैं और वसा साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में होते हैं। वसा आमतौर पर जानवरों से प्राप्त होता है। दोस्तों, जो वसा है आमतौर पर जानवरों से प्राप्त होता है, लेकिन जो तेल है वह आमतौर पर पौधों से प्राप्त होता है। वसा जानवरों से प्राप्त होता है, तेल पौधों से प्राप्त होता है। वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है। वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है, जबकि तेल कमरे के तापमान पर तरल होता है। अगला, तेल एक पूर्ण रूप से वानस्पतिक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। जो तेल है दोस्तों, यह पूर्ण रूप से एक वानस्पतिक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, जबकि वसा पूर्ण रूप से जंतु उत्पाद है जो कि जंतुओं जैसे कि गाय भैंस आदि से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, जो तेल होता है इनका साबुनीकरण मान कम होता है क्योंकि इनमें उच्च वसीय अम्ल पाई जाती है। तेल का साबुनीकरण मान कम होता है क्योंकि उनमें उच्च स्तरीय अम्ल तेल का साबुनीकरण मान कम होता है क्योंकि उनमें उच्च वसीय अम्ल पाई जाती है, लेकिन वसा का साबुनीकरण मान अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि इनमें कम अणुभार वाली निम्न वसीय अम्ल पाई जाती है। तो दोस्तों, साबुनीकरण मान तेल का उच्च रहेगा और वसा का साबुनीकरण मान निम्न रहेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों, इसको मैं आप लोग को बताऊंगा। बीटा ऑक्सीडेशन दोस्तों जो होता है यह एक चयापचय क्रिया है। सॉरी दोस्तों, जो ये बीटा ऑक्सीकरण होता है वह एक चयापचय प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। यह दोस्तों जो बीटा ऑक्सीकरण होता है ना, यह एक चयापचय क्रिया होता है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिसके द्वारा जो ऊर्जा है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड अणुओं को तोड़ दिया जाता है। मतलब जो बीटा ऑक्सीकरण होता है यह एक चयापचय क्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड जो होता है उसके अणुओं को तोड़ दिया जाता है। और अधिक विशेष रूप से बीटा ऑक्सीकरण में लंबे फैटी एसिड को तोड़ना होता है। जो बीटा ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, इसमें लंबे फैटी एसिड को तोड़ना होता है। आप लोग समझिएगा दोस्तों, जो बीटा ऑक्सीकरण होता है यह एक चयापचय क्रिया है, इसमें कई चरण शामिल होते हैं। इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड अणुओं को तोड़ा जाता है और इसमें मुख्य रूप से लंबे फैटी एसिड अणुओं को तोड़ना होता है। ये ध्यान दीजिएगा। जो एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला में उत्तरोत्तर छोटे फैटी एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला में छोटे एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो प्रतिक्रिया होती है दोस्तों एसिटिल कोएंजाइम ए FADH2 NADH को छोड़ती है। यह जो क्रिया होती है दोस्तों बीटा ऑक्सीडेशन की, यह एसिटिल कोएंजाइम ए और FADH2 NADH को छोड़ देती है, जिसमें से 3 फिर साइट्रिक एसिड चक्र या क्रेब्स चक्र नामक एक अन्य चयापचय क्रिया में प्रवेश करते हैं, जिसमें जैसे दोस्तों 3 जो होते हैं वह फिर से साइट्रिक एसिड को दोस्तों क्रेब्स चक्र कहा जाता है या TC साइकिल कहा जाता है, फिर से उसी में चले जाते हैं जिसमें ATP का उत्पादन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को पता है कि क्रेब्स चक्र में ATP का उत्पादन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। बीटा ऑक्सीकरण तब तक चलता रहता है जब तक कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए अणु उत्पन्न नहीं हो जाते। तो दोस्तों यह जो क्रिया होती है बीटा ऑक्सीकरण की, यह तब तक चलती है जब तक कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए अणु उत्पन्न नहीं हो जाते। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए अणु उत्पन्न नहीं हो जाते और एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला पूरी तरह से टूट नहीं जाती। मतलब दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। बीटा ऑक्सीकरण एक प्रकार का चयापचय क्रिया होता है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं,
जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड को तोड़ा जाता है। इसमें सबसे लंबे फैटी एसिड को तोड़ना होता है। और एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला में जो छोटे फैटी एसिटिल कोएंजाइम ए होते हैं वह श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए FADH2 NADH को छोड़ती है, जिसमें से तीन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 3 ही सिर्फ साइट्रिक एसिड या क्रेब्स चक्र या TCA साइकिल में अन्य चयापचय क्रिया में प्रवेश करते हैं, जिससे ATP का उत्पादन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ATP का उत्पादन ऊर्जा के रूप में TCA साइकिल में होता है। तो बीटा ऑक्सीकरण, यह जो बीटा ऑक्सीकरण होता है यह तब तक चलता है जब तक कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए अणु उत्पन्न नहीं हो जाते और एसिटिल कोएंजाइम ए श्रृंखला पूरी तरह से टूट नहीं जाती। दोस्तों इसके आगे भी और थोड़ा सा आप लोग को यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, फिर से हम इसको बताएंगे। यह दोस्तों जो है यूकैरियोटिक में बीटा ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रियम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रियम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह साइटोसोल में होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में यह साइटोसॉल में होता है। बीटा ऑक्सीकरण होने के लिए फैटी एसिड को पहले कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करना चाहिए। बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए दोस्तों जो फैटी एसिड है उसको सबसे पहले झिल्ली के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करना चाहिए, फिर कोएंजाइम ए से बांधना चाहिए, फिर दोस्तों कोएंजाइम ए से बांधना चाहिए, जिससे फैटी एसिटिल कोएंजाइम ए दोस्तों जो है बनता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मामले में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां बीटा ऑक्सीकरण होता है। इसका दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, इसको दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो में फिर से आप लोगों को बताऊंगा। यदि समझ में नहीं आया रहेगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। साबुनीकरण क्रिया क्या है? जल अपघटन की क्रिया प्रबल क्षार द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों जो जल अपघटन की क्रिया होती है दोस्तों वह प्रबल क्षार द्वारा संपन्न होती है। जल अपघटन द्वारा प्राप्त स्वतंत्र वसीय अम्ल, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो जल अपघटन के द्वारा प्राप्त स्वतंत्र वसीय अम्ल होगा वह क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना लेगा, जिसे साबुन कहते हैं। इसलिए इस जल अपघटन क्रिया को ही साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, जल अपघटन क्रिया जो प्रबल क्षार द्वारा संपन्न होती है, जल अपघटन द्वारा स्वतंत्र वसीय अम्ल, जो स्वतंत्र वसीय अम्ल होता है दोस्तों जल अपघटन के द्वारा, वह क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना लेता है, जिसे साबुन या सोप कहते हैं दोस्तों। इसलिए इस पूरे जलीय अपघटन को ही, जलीय अभिक्रिया को ही साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल, दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, अभी आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। तो आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर बनाता है, ये आहार से प्राप्त होते हैं। मतलब दोस्तों जो हमारा शरीर नहीं बना पाएगा उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे, और ये जो है आहार से प्राप्त होता है, जैसे हम लोग जो खाते हैं उससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे। जैसे वाइलिन, आइसोल्यू, बहुत से हैं दोस्तों, मैं 2 ही का सिर्फ नाम लिखा हूँ, आप लोगों की सीरीज में दिया है पूरा, तो आप लोग आज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी दिया है आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन आदि। दोस्तों फिर समझिएगा, जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं यह वैसे ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, ये आहार से प्राप्त होते हैं। जैसे वाइलिन, आइसोल्यून, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन आदि। अब देखते हैं दोस्तों अनावश्यक एमिनो अम्ल। ये वे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है, ये वे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। आवश्यक एमिनो अम्ल को हमारा शरीर नहीं बना रहा था, लेकिन अनावश्यक एमिनो अम्ल को हमारा शरीर बना रहा है। जैसे ग्लूसेन, एलोनिन, ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक सेरीन इत्यादि। दोस्तों ये सब अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं। और दोस्तों ये जो वाइलिन, आइसोस्यूलिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, ये सब दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अनावश्यक और आवश्यक एमिनो अम्ल समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता वह आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, ये आहार से प्राप्त होते हैं, और जिन्हें हमारा शरीर बना सकता है वे अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। लिपिड का महत्व, लिपिड का क्या महत्व है दोस्तों, तो देखते हैं। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण सबसे अधिक लाभदायक होता है। दोस्तों जो आरक्षित भोजन होता है उसमें वसा के भंडारण में सबसे अधिक लाभदायक होता है लिपिड दोस्तों। और समतापी जंतुओं, मतलब दोस्तों जो समान ताप के जंतु होते हैं जैसे पक्षियाँ और स्तनधारी, समतापी जंतुओं में उनकी त्वचा के नीचे का वसा स्तर, इंसुलेशन, अंदरूनी अंगों की सुरक्षा तथा शरीर को आकृति प्रदान करने का काम करता है। तो दोस्तों लिपिड का ये महत्व है। और बीजों में संचित वसा अंकुरण के समय भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। लिपिड दोस्तों जो है बीज में संचित वसा अंकुरण के समय भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। और मोम त्वचा, पत्तियों, परों, बालों आदि के लिए ब्रूसिएंट का काम करता है। जो सॉरी दोस्तों, जो लिपिड होता है ना, वो मोम त्वचा, पत्तियों, परों मतलब दोस्तों पंख, बालों आदि के लिए लुब्रिसिएंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है दोस्तों। तो ये सब लिपिड के महत्व हैं। अगला है विविध प्रकार के संयुक्त लिपिड, मतलब अन्य अन्य प्रकार के संयुक्त लिपिड जीव कला का निर्माण करते हैं। विविध प्रकार के संयुक्त लिपिड मिलके जीव कलाओं का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड किसे कहते हैं दोस्तों, यह 2 मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बना होता है। जो डाइसेक्राइड होता है 2 मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका समान सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22O11 यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका सामान्य सूत्र। यह मुख्य रूप से सुक्रोज, माल्टोज तथा पादप में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से सुक्रोज, माल्टोज तथा पादप में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना मैंने बताया सब समझ में आया होगा। पहले मैंने बताया आप लोगों को तेल और वसा में अंतर, फिर बताया बीटा ऑक्सीडेशन, फिर लिपिड का महत्व, उसके बाद डाइसेक्राइड, उसके बाद साबुनीकरण। तो दोस्तों इस 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और आगे अभी आप लोगों को आज ही 2-3 वीडियो और मिलेगा, जिसमें से 25 से 26 से क्वेश्चन जो है मैनेज कर लिए जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।